नमस्कार, आप देख रहे हैं NewsFirst.tv। मैं हूं रवि शर्मा। भारत के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले असम में बोडो उग्रवादियों ने 78 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। साफ है कि आतंकवादियों का ना तो कोई मजहब होता है और ना ही कोई जाति। इतने बड़े पैमाने पर हुआ हमला राज्य की खुफिया एजेंसियों की नाकामी का जीता जागता सबूत है। इसे गृह मंत्री ने भी स्वीकार किया है, लेकिन एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर असम में उग्रवाद कब तक सर उठाए खड़ा रहेगा, कब तक लोग बेमौत मारे जाते रहेंगे। एक आने वाली सरकारें इस समस्या के समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रही हैं। पिछले कोई 14 सालों से सत्ता संभाल रहे तरुण गोगोई की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने इस समस्या की उपेक्षा क्यों की। हर बार की तरह इस हमले के बाद ही सरकारी तंत्र क्यों सक्रिय हुआ, जबकि कुछ दिनों बाद फिर सब कुछ यथावत हो जाएगा। सवाल उठता है, आखिर क्यों और कब तक। असम में उग्रवाद की समस्या कोई नई नहीं है। ये प्रदेश आजादी के बाद से ही उग्रवाद का दंश झेल रहा है। असम में एनडीएफबी के ताजा मामले और बदले की हिंसा में मरने वालों की संख्या 77 पहुंच गई। बदले की कार्रवाई के तहत आदिवासियों द्वारा बोडो समुदाय के घरों को आग लगाने की घटनाएं जारी हैं। पड़ोसी बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ के सवाल पर ही यहाँ अल्फा यानी यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम जैसे संगठन का जन्म हुआ था। इलाके के 7 राज्यों में कोई भी राज्य इस समस्या से अछूता नहीं है। इन तमाम राज्यों के लोगों की समस्या की मूल वजह यही है कि यहाँ लोग आजादी के इतने साल बाद भी खुद को भारत का हिस्सा नहीं मानते। पहले इन इलाकों में राजाओं या कबीलों का राज होता था। अब भी इन लोगों को लगता है कि भारत में उनका विलय जबरन किया गया है। अल्फा की तर्ज पर बोडो संगठन भी लंबे समय से अलग बोडोलैंड की मांग हिंसा आंदोलन से कर रहा है। हालांकि कुछ साल पहले राजनीतिक संगठन बोडो पीपल्स फ्रंट के साथ एक तरफ समझौते के तहत बोडो परिषद का गठन कर दिया गया था। सरकार ने उग्रवादी संगठन एनडीएफबी के साथ शांति प्रक्रिया भी शुरू की थी, लेकिन एक मजबूत गुट इस बातचीत का विरोधी है। वह आतंक फैलाने के लिए मासूमों की लगातार जान ले रहा है। पिछले साल उसने इलाके में रहने वाले मुस्लिमों पर हमले कर 100 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी। अब सरकार ने कोई 1 माह पहले इन उग्रवादियों के खिलाफ साझा अभियान शुरू किया था। इस दौरान कई उग्रवादी नेता या तो मारे गए या फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ताजा हमला उसी का बदला लेने के लिए किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। आसाम के लोग अभी सितंबर 2012 के नरसंहार के दर्द और डर से उभर ही नहीं पाए थे। आसाम का बोडो बहुल्य इलाका एक बार फिर से दहल गया। हिंसा का मकसद भले ही एक आतंकी घटना हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस नरसंहार के पीछे जल्द ही होने वाली BTDA यानी बोर्ड ऑफ टेरिटोरियल डेवलपमेंट अथॉरिटी चुनाव है, जिसमें बोडो उम्मीदवार की हार का अंदेशा इलाके में बोडो जनजाति की संख्या कम होने और कोई 30 साल पहले अशांत राज्य की आग शांत करने और समझौते की व्यवस्था में बेईमानी जैसे कारक है। आसाम की असली समस्या घुसपैठ की बढ़ती संख्या है। असल में यह आसाम ही नहीं, पूरे देश की समस्या है, लेकिन सियासत के नुमाइंदे आज भी इस मामले पर कठोर कदम उठाने की सिर्फ बात ही कहते नजर आ रहे हैं। घटना हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कल भी मैंने इसे कंडेम किया था और मैं मानता हूं कि यह कायराना हरकत है और जिस प्रकार की यह कार्रवाई की गई है, मैं समझता हूं कि इसे एक मिलिटेंसी के रूप में ही इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे मैं एक एक्ट ऑफ टेरर मानता हूं। और एक्ट ऑफ टेरर से जैसे निपटा जाता है, वैसे ही हम इससे भी निपटेंगे। सुरक्षा विभाग को इस इलाके की पक्की सूचना थी, लेकिन उसकी महज मुसलमान बस्तियों में सुरक्षा मुहैया कराई। सरकार को गचका देते हुए उग्रवादियों ने अब की बार वहां हमला किए जहां सुरक्षा लगभग नहीं के बराबर थी। बंगाल से सटे निचले आसाम के ज्यादातर इलाकों में जंगल हैं और इसकी सीमा पड़ोसी भूटान से मिलती है।
उग्रवादियों को सहूलियत है कि वे बड़े हमले करने के बाद सीमा पार भूटान में चले जाते हैं। कुछ समय पहले भूटान सरकार की सहायता से सीमावर्ती इलाकों में उग्रवादियों के खिलाफ अभियान चलाया गया था, लेकिन उसमें खास कामयाबी नहीं मिली थी। इसकी वजह ये भी है कि सुरक्षा बलों को भूटान सरकार और सेना से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। वैसे भी इलाके की भूगोलिक स्थिति से बेहतर परिचित होने के कारण जंगल के अंदर होने के बावजूद भी सुरक्षा एजेंसियों को उनके ठिकानों की भनक भी नहीं मिलती। इस घटना में भी ऐसा ही हुआ। हमले के बाद पूरी ताकत झोंक देने के बावजूद भी सरकार को अब तक एक भी हमलावर का सुराग नहीं। राज्य में एनडीएफबी और उल्फा के साथ बातचीत की प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ सकी है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर यह समस्या कैसे हल होगी और क्या तमाम पक्ष इसके समाधान के प्रति सचमुच गंभीर हैं। कोई भी सरकार या राजनीतिक दल इस समस्या के समाधान के प्रति गंभीर क्यों नहीं है। इसलिए तमाम पक्षों को बातचीत की मेज पर ले आए बिना हड़बड़ी में आधी अधूरी तैयारी के साथ शांति प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है और उसका नतीजा सबके सामने है। बोडो अलगाववादियों को अलग थलग करने के लिए कुछ साल पहले सरकार ने BTDA यानी बोडो टेरिटोरियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया था, जिसमें कोकराझार, बक्सा, उदालगुड़ी और चिरांग जिला शामिल है। असम में यह इलाका कई सालों से बोडो लोगों की आबादी घटने से सुलग रहा है, जिससे यहाँ घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है। कोकराझार लोकसभा सीट पर इस बार गैर बोडो व पूर्व उल्फा कमांडर हीरा सारियान जीत गए, जबकि बोडो वोट 3 हिस्सों में बांटे गए थे। 2014 लोकसभा चुनाव के ठीक बाद 2 मई को ही कई गांवों में आगजनी, गोलाबारी और लूट हो गई थी, जिसमें कई लोग पहले भी मौत के मुंह में समा गए थे। लेकिन फिलहाल कहीं ऐसा नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल या सरकार इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करे। असम के मूल निवासियों की बीते गए दशकों में मांग है कि बांग्लादेश से अवैध तरीके से घुसपैठ कर लोगों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाए। इस मांग को लेकर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की अगुवाई में 1979 में एक अहिंसक आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें सत्याग्रह, बहिष्कार, धरना और गिरफ्तारियां दी गई थी। आंदोलनकारियों पर पुलिसिया कार्रवाई के बाद हालात और बिगड़े। 1983 में हुई चुनाव का इस आंदोलन के नेताओं ने विरोध किया। चुनाव के बाद जमकर हिंसा शुरू हो गई। इस हिंसा का अंत केंद्र सरकार के साथ 15 अगस्त 1985 को आसाम समझौते के साथ हुआ। इस समझौते के मुताबिक जनवरी 1966 में मार्च 1971 के बीच प्रदेश में आए लोगों को यहाँ रहने की इजाजत मिली, पर उन्हें आगामी 10 साल तक वोट देने का अधिकार नहीं था। समझौते में केंद्र सरकार ने यह भी स्वीकार किया था 1971 के बाद राज्य में घुसे बांग्लादेशियों को वापस जाना होगा। लेकिन इस समझौते को हुए 28 साल बीत गए और बांग्लादेश में म्यांमार से अवैध घुसपैठ जारी है। चुनाव के दौरान वादा तो सभी करते हैं, लेकिन सत्ता पाते ही उग्रवाद उनकी प्राथमिक सूची में हाशिए पर चला जाता है। यानी निकट भविष्य में इस समस्या पर अंकुश लगाने के आसार कम ही हैं। बात चल रही है असम में बढ़ते उग्रवाद के लगातार होने वाले नरसंहार की, लेकिन समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए NewsFirst.tv। आज की खबरें, नए कल का आगाज, इनके बीच है ऐसा ख्याल जो बदलेगा देश का हाल। बीजेपी को क्या दुश्मन मानते हैं आप लोकतंत्र का? दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है लोकतंत्र का। भारत तय कर रहा है एक नया सफर। पूछेंगे हुक्मरानों से सवाल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारत के भाग्य विधाता हैं आप? मैं ऐसी गलती नहीं करता। क्या मंदिर वही बनेगा? की समस्या का हम समाधान चाहते हैं और हाशिए पे जानेंगे उनसे जवाब। बीजेपी चुनावी रंग में क्या दंगों को मुद्दा बना रही है? ये हमेशा कोई न कोई मुद्दा ऐसा झूठ प्रचार करते क्योंकि इनके पास बहुत जबरदस्त ताकत है। देखिए बेबाक बात डॉक्टर ललित भारद्वाज के साथ सिर्फ NewsFirst.tv पर। देखिए राजपथ रवि शर्मा के साथ रोज शाम 6 बजे सिर्फ NewsFirst.tv पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं newsfirst.tv। यह एक बड़ी समस्या है। दरअसल बांग्लादेश को छूती हमारी 170 किलोमीटर जमीनी और 92 किलोमीटर की जल सीमा लगभग खुली पड़ी हुई है। इसी का फायदा उठाकर बांग्लादेशी बेखौफ यहां आकर बस रहे हैं और लगातार यहां पर अपराध को भी अंजाम दे रहे हैं। असम में बाहरी घुसपैठ एक पुरानी समस्या है। सन 1901 से 1941 के बीच भारत की आबादी वृद्धि दर जहां करीब 34% थी, वहीं असम में यह दर करीब 105% हो गई है, जो आतंक की एक बड़ी समस्या बन चुकी है। देखिए एक रिपोर्ट। 1971 की लड़ाई या बांग्लादेश बनने से पहले और उसके बाद सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सन 1951 से 1971 के बीच 37 लाख से अधिक बांग्लादेशी, जिनमें ज्यादातर मुसलमान हैं, अवैध रूप से आसाम में घुसे और यहीं बस गए। उसके बाद सन 1970 के आसपास अवैध शरणार्थियों को भगाने के लिए कुछ कदम उठाए गए तो राज्य के 33 मुस्लिम विधायकों ने देवकांत बरुआ की अगुवाई में मुख्यमंत्री विमल प्रसाद चाहलिया के खिलाफ आवाज उठा दी। उसके बाद कभी किसी सरकार ने इतने बड़े वोट बैंक पर कमेंट करने की हिम्मत नहीं जुटाई। शुरू में कहा गया कि आसाम में ऐसी जमीन बहुत सी है जिस पर खेती नहीं होती है, लेकिन आज हालात इतने बदतर हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क को छूते कई सौ किलोमीटर के नेशनल हाईवे पर केवल झुग्गियां ही दिखाई देती हैं, जिनमें ये बिना बुलाए मेहमान डेरा डाले हुए हैं। इस साल शुरुआती 9 महीने में काजीरंगा में 40 एक सींग वाले गैंडे मारे जा चुके हैं और वे वन महकमा दबी जुबान में मानता है कि इस अपराध के मूल में यही घुसपैठिए हैं। वहाँ की पारंपरिक संस्कृति, संगीत, लोकाचार सभी कुछ प्रभावित हो रहा है। प्रमोद शर्मा, newsfirst.tv। समस्या बहुत बड़ी है और समाधान नजर नहीं आता, लेकिन समाधान केवल तभी हो सकता है जब सरकार में बैठे लोग इस मुद्दे पर गहनता से विचार करें। किसी समझौते को लागू करने में 30 साल का समय कम नहीं होता और यह वादा खिलाफी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत भी नहीं है। 2 साल पहले बोडो व बाहरी मुस्लिमों के बीच संघर्ष में कई सौ लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। यह खूनी टकराव कोहराम संस्कृतियों के टकराव का एक घिनौना चेहरा है, जिसे सरकार पिछले करीब 30 सालों से लगातार नजरअंदाज करती आ रही है। अगर असम में शांति चाहिए तो घुसपैठियों की समस्या का सटीक हल खोजना जरूरी है। तो आज के हमारे राजपथ की खास पेशकश सुरक्षा में सेंध में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए newsfirst.tv। नमस्कार।